छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुराने, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हेलो बच्चों, मैं मंटू कुमार रजक आप सभी लोगों को आपका अपना चैनल EMR बेस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और ये सिलसिला अब लगातार चालू रहेगा, यानी अब प्रत्येक दिन मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। क्यों? क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, यानी क्लास 10th यानी 10वीं क्लास के लिए मैं बात कर रहा हूं। आपका एग्ज़ाम 2025 बहुत ही नज़दीक है और जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो एक ही बात बार बार दिमाग में चलती रहती है कि मैं संस्कृत की तैयारी कैसे करूं, गणित की तैयारी कैसे करूं, हिंदी की तैयारी कैसे करूं, यानी प्रत्येक विषय हम कैसे पढ़ें। तो चलिए आज हम संस्कृत के बारे में बात करते हैं। आप इसी तरह से यानी इसी आधार पर आप लोग हर सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। देखिए 10th में कहा जाता है कि संस्कृत, हिंदी और मैथ ये तीन ऐसा विषय है, तीन ऐसा सब्जेक्ट है, यदि इसका स्कोर यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है आपका। तो आज हम लोग मुख्य रूप से संस्कृत के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और जैसे संस्कृत का होता है लगभग उसी तरह का हमारा हिंदी का होता है। तो संस्कृत का हम लोग समझेंगे तो हिंदी का भी लगभग समझ ही लेंगे। तो ध्यान से समझेंगे मैं बताना क्या चाहता हूँ। आप सभी लोग अपने अपने एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। यदि स्वस्थ नहीं है तो कहीं ना कहीं आप वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम नज़दीक है। समय से हर कार्य कीजिए। समय से हर कार्य का मतलब कि एक अपना रूटीन पढ़ने के लिए नहीं, जगने के लिए है, ठीक है ना। हाँ, पढ़ने के लिए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि समय से जगिए और अपना एक दिनचर्या बनाइए। सबका अपना अपना एक दिनचर्या होता है, उसी दिनचर्या के हिसाब से आप अपना प्रत्येक कार्य करते रहें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यदि स्वास्थ्य बिगड़ेगा अब तो समझिए कि आपके लिए वो एग्जाम में मार्किंग कम कर देगा, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, ठीक है ना। हाँ, देखिए हम लोग बात कर लेते हैं संस्कृत में। आप सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक विषय 100 नंबर का होता है। एक साइंस को छोड़ दिया जाए तो उसमें प्रैक्टिकल आ जाता है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। मानकर चलिए कि संस्कृत हमारा 100 नंबर का होगा, हिंदी हमारा 100 नंबर का होगा, मैथ हमारा 100 नंबर का होगा। ये तीन सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट 100-100 नंबर का है। हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए सब आप सब लोग जानते हैं कि 100 नंबर का पूर्णांक हमारा 100 नंबर है। आज सब इस समय ऑब्जेक्टिव हो गया है 50% और सब्जेक्टिव हो गया है 50%, यानी 50 नंबर हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना है और 50 नंबर जो होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग चलते हैं तो ध्यान से समझेंगे कैसे आप लोग पढ़िएगा। ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में आपको 50 नंबर ही बनाना है, 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, 100 नहीं रंग कराना है। इन 100 में से जो आपको आसान लगे, आसान का मतलब जो आप पढ़े हैं, पढ़ा हुआ जो आया है उसको पहले रखना है। तो 100 में से किताब के भी कुछ प्रश्न होंगे और कुछ व्याकरण के भी होंगे। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसा नहीं आता था। हम लोग बस इस दिमाग से तैयारी करते थे कि व्याकरण 60 नंबर का पूछेगा और 40 नंबर का किताब से पूछेगा, ठीक है। 60 नंबर व्याकरण से पूछेगा, 40 नंबर किताब से पूछेगा। हम लोग इस विधि से हम लोग अपना तैयारी कर रहे थे। लेकिन आप लोगों के लिए देखिए कितना सुनहरा अवसर है।
और आप देख भी रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कितना भीड़ बढ़ता जा रहा है। तो इसमें आप कितना घंटा पढ़ते हैं इससे मतलब नहीं है, क्या पढ़ते हैं, कितना में क्या पढ़ते हैं ये मतलब है। देखते हैं ना कि एग्जाम में जब रिजल्ट आता है तो कोई बोलता है अरे वो तो पढ़वे नहीं करता था, 2 महीना 3 महीना तो पढ़वे किया, 2 या 3 महीना में वो गांव में टॉपर हो जाता है, जिला में टॉपर हो जाता है। और तुम शुरू से ही मेहनत कर रहे हो 6 घंटा या 8 घंटा, तो ये जानना होगा ना कि हम कहाँ मेहनत कर रहे हैं। वो 2 घंटा पढ़ा, जो पढ़ना है वही चीज़ वो पढ़ रहा है, और आप 6 6 घंटा 8 8 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर भी आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, देखिए इसमें समझेंगे कहाँ आप गलती कर रहे हैं, ये आप समझिएगा कि आप कहाँ आपसे मिस्टेक हो रहा है, जिसके चलते आप धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि सर अभी कैसे आप बता दिए कि पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप जहाँ भी पढ़ते होंगे, स्कूल में, कोचिंग में, जहाँ भी पढ़ते होंगे तो वहाँ टेस्ट होता होगा। टेस्ट होता होगा तो आप अपने आप को परखते होंगे कि मैं पहले क्या था, अब क्या हूँ, अगला एग्जाम स्थिति हमारा क्या होगा। इस तरह से सब अपने आप को जानता है कि मैं क्या हूँ। तो देखिए, तो अब तो 100 नंबर का 100 को क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, बनाना कितना है 50। अब इस ऐसा ना करना है एग्जाम में कि कितना बचा 60 गो रंग के आ जाता है, 70 गो रंग के आ जाता है, तो जैसे रंगिएगा ऊपर से 50 गो मान्य होगा। तो इसलिए सोच समझ कर आंसर देना है, 50 से रखना है। तो 50 जो क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन का मतलब जिसका जवाब देना है रहेगा, तो ये क्वेश्चन 100 में आपको जवाब देना है 50। अब ये 100 क्वेश्चन रहेगा, तो 100 में 50-50% है, तो अभी जितना भी मैं 40-60 लिख दिया हूं, लेकिन वास्तव में अगर आप गेस पेपर उठाएंगे तो 50 नंबर बुक से दिया है और 50 नंबर व्याकरण से दिया है। कोई भी सेट निकालेंगे आप लोग, मॉडल सेट की मॉडल सेट रखे होंगे उसमें देखेंगे, तो 1 से लेकर 50 तक किताब से क्वेश्चन उठाया है और 51 से लेकर 100 तक व्याकरण से उठाया है। मोटा मोटी खूब होता है तो 40-60 का रेशियो तो आराम से होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, या नहीं तो ये भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी ना है कि यही होगा। ये पहले से ऐसे चलते आ रहा है, 100 नंबर में 40 किताब, ये पूरे 100 नंबर की बात कर रहा हूँ, केवल ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पहले के हिसाब से। लेकिन आज 100 ऑब्जेक्टिव आता है, तो 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना है। तो ये 100 क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, किताब से आधा रहेंगे, आधा व्याकरण से रहेंगे। ये आपको ये थोड़े कह रहा है 100 नंबर में कि आप 50 गो किताब 20 गो किताब से मारिए और 30 गो व्याकरण से मारिए, 25 गो किताब से मारिए और 25 गो व्याकरण से मारिए, ऐसा वो नहीं कहता है। बस वही कहता है कि 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, या तो 50 आप व्याकरण बना दीजिए या 50 आप किताब वाला क्वेश्चन बना दीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इससे हमें एक फायदा हो रहा है क्या, जिस बच्चे का व्याकरण कमजोर है वो फोकस कर देगा किताब पर, तो उसका अच्छा मार्किंग हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। नहीं होगा, समझ रहे हैं ना बात। अगर मान लेते हैं व्याकरण 50 नंबर पढ़ना है, अब ये 50 नंबर 50 गो क्वेश्चन का जवाब देने के लिए व्याकरण को आपको संधि पढ़ना होगा, समास पढ़ना होगा, वर्ण पढ़ना होगा, कारक पढ़ना होगा, विभक्ति पढ़ना होगा, लकार पढ़ना होगा, धातु रूप पढ़ना होगा, शब्द रूप पढ़ना होगा, लिंग पढ़ना होगा, प्रत्यय पढ़ना होगा। समझ रहेंगे ना, बहुत सारा टॉपिक है, जिससे 1 नंबर 2 नंबर। तो इसमें सबसे आसान क्या है, आसान तो दोनों ही है, लेकिन सबसे आसान यदि मैं कहूं तो किताब, क्योंकि इसमें 14 गो पठवे हैं, 14 गो चैप्टरे हैं, उसको केवल अच्छे से सुनना है। आप पढ़े होंगे, स्कूल में भी पढ़ाई अब जबरदस्त तरीके से हो रहा है, यदि आप स्कूल जाते होंगे तो वहाँ पढ़े होंगे, और नहीं तो सुबह शाम कोई ना कोई ट्यूशन कोचिंग आप पढ़ते ही होंगे, तो वहाँ आपको पढ़ाया ही जाता होगा, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है। तो या आज मोबाइल का ज़माना है तो सबके पास है, उपयोग करने के ऊपर है, आप इसका प्रयोग किस दिशा में कर रहे हैं, सही काम के लिए कर रहे हैं, गलत काम के लिए कर रहे हैं, यानी पढ़ाई में उपयोग कर रहे हैं कि पिक्चर देखने में उपयोग कर रहे हैं, गाना सुनने में, किस में उपयोग करनी, तो अब आपके ऊपर निर्भर है। बनना है आपको कि बिगड़ना है, अब ये तो आपको सोचना है। तो हम बात कर रहे थे क्या, हाँ,
कि या तो जिसका व्याकरण कुछ कमजोर है वो थोड़ा बहुत किताब पर फोकस कर दे। किताब यदि अच्छे से पढ़ लिया तो किताब दो है, तो एक उस बुक को नहीं, केवल गद्यांश में जिसमें 14 गो पाठ है। पहला है मंगलम, दूसरा है पाटलिपुत्रम, तीसरा है आलस कथा, चौथा है संस्कृत साहित्य में लेखिका, पांचवा है भारत महिमा, छठा है 6वां चैप्टर है इस तरह से है ना, भारतीय संस्कार है, 7वां नीति श्लोक है, 8वां कर्मवीर है, 9 स्वामी दयानंद है, 10 कर्मवीर का 10 जो है मंदाकिनी वर्णम है। यानी इस तरह से जो 14 गो चैप्टर है उसको अच्छे से यदि पढ़ लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही बेहतरीन ढंग से जाएगा। सब ना पढ़ते हैं, थोड़ा भी पढ़ते हैं, अगर पढ़े होंगे तो व्याकरण में कुछ ना कुछ टॉपिक माइंड में सेट रहता है। जैसे बच्चा 7वें 8वां क्लास ले वर्ण पढ़ता है, संधि पढ़ता है, समास पढ़ता है, कारक पढ़ता है, धातु रूप पढ़ता है, शब्द रूप पढ़ता है, तो इसमें से भी 3-4 टॉपिक ऐसा है जिसके बच्चे के दिमाग में हमेशा वो टॉपिक यानी ये सब फिट रहता है। तो इसमें से जो क्वेश्चन आएगा 15-16 नंबर का तो एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। ये 10वीं क्लास में पढ़ के नहीं, आप 7, 8, 9 क्लास में 7वां, 8वां, 9वां, 10वां इन 4 साल से ये व्याकरण पढ़ते आ रहे हैं। यानी 5वां पास जैसे ही 6ठा क्लास में हम लोग आए, व्याकरण हमारा शुरू, संधि वहीं, वर्ण वहीं, समास वहीं, कारक वहीं, थोड़ा बहुत उसका उदाहरण लेवल को बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें का कुछ क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन देखते देखते ही आप पकड़ लेंगे कि संधि कितने होती हैं, इसमें कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसको जोड़ने पर क्या होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब कि ये आसानी से आप कर लेंगे। थोड़ा सा यदि आप समझदारी के साथ काम करें तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं हिंदी और संस्कृत में। यदि हिंदी और संस्कृत में यदि अच्छा स्कोर कर दिए तो मैथ में तो सोचना ही नहीं है, मैथ तो लगभग सभी लोग रगड़ कर पढ़ता है। हाँ, और सबसे कम नंबर यही में आता है ना, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। और थोड़ा सा अभी बहुत समय है, ये अब आपका ये दिसंबर शुरू हो गया, तब दिसंबर में कुछ दिन बीत ही गया, तो दिसंबर और जनवरी ये 2 महीना यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा मार्किंग कर सकते हैं, अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ गए। तो किताब से और व्याकरण से यदि अच्छे से किताब पढ़ लेते हैं तो भी आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, या व्याकरण अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। यदि दोनों ठीक है तब तो एकदम 100 में 50 तो एकदम, कितना भी हार्ड लेवल से क्वेश्चन उठाए तो कितना भी जैसे भी पूछेगा आप 48 या 47 तो ला ही सकते हैं। ठीक है, हमारे कहने का मेन मकसद यही था। यदि इसमें थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है तो इस पर ज़्यादा फोकस कर दीजिए, यदि इसमें गड़बड़ी है तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर दीजिए, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ऐसा ना कि अब संधि उठा रहे हैं तो एक हफ्ता से संधि पढ़े, समास उठाए तो एक हफ्ता से समास पढ़े, ऐसा नहीं। समझ रहे हैं ना? हाँ, सबके पास आपका गेस पेपर सभी रखे होंगे, मॉडल सेट सभी रखे होंगे, सब शाम के शाम 10 आधा घंटा 40 मिनट एक समय निकाल लीजिए हर सब्जेक्ट के लिए कि मुझे सेट से पहला सेट मारना है, कल ये सेट मारना है, ये सेट मारना है, और अपना आजमाते रहिए कितना सही है कितना गलत है। जो गलत है उस पर थोड़ा ध्यान देना है। समझ रहे हैं? चलिए, ये तो समझ गए। दूसरा इधर सब्जेक्टिव पर यदि हम लोग बात करते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे, इसमें स्कोरिंग ठीक ठाक जाएगा, गड़बड़ाएगा सब यही, और जबकि इससे भी ये आसान है सब्जेक्टिव वाला, इससे भी ये आसान है। सब्जेक्टिव में चलेंगे तो ये भी आपका 50 नंबर का होगा। 50 नंबर तो ये हो गया, 50 नंबर हो गया। 100 क्वेश्चन में से 50 बनाना है। यदि इतना मेहनत कर रहे हैं आज के समय में, फिर भी यदि आप इसमें से 40 प्लस नहीं करते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो फिर आपका मेहनत करना एकदम बेकार है। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो एकदम आपकी प्रयास कीजिए कि 45 प्लस हर हाल में आए, इससे कम तो नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सब्जेक्टिव वाला समझते हैं। सब्जेक्टिव में यदि आप चलते हैं तो 50 नंबर का ये होगा, 50 नंबर की ये हो गया, बचा 50 नंबर। अब इसमें यदि आप चलेंगे तो किताब से आपको 16 नंबर का मिलेगा।
और व्याकरण से आपको 34 नंबर का मिलेगा। देखिए किताब से ये 16 नंबर का, 16 नंबर का क्या, तो ये 8 गो क्वेश्चन रहेगा और 2-2 नंबर का रहेगा। ये हिंदी वाला है, हिंदी में उत्तर देना है। ये देखिए कितना आसान है, हिंदी में उत्तर देना है। जैसे क्वेश्चन दे दिया पहला पाठ से, मंगलम पाठ के आधार पर, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य पर प्रकाश डालें। तो मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के बारे में आपको बताना है। उसमें बताया गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के मार्ग से हम देवयान मार्ग तक पहुंच सकते हैं। ये दुनिया में सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। आप पढ़े होंगे श्लोक, तो उसको अच्छे से लिख देना है। या नीति श्लोक पाठ के आधार पर नीच पुरुष और उच्च पुरुष के बारे में बताएं। तो आप पढ़े होंगे नीति श्लोक, तो उसमें बताया गया होगा जो किसी सभा में बिना बुलाए प्रवेश कर जाता है वो सबसे नीच होता है, बिना पूछने पर कुछ बोलने लगे। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से उत्तर देना है, ऐसा ना कि संस्कृत में देना है। एकदम गाथा जैसा सुनिए और वही गाथा उसमें लिख देना है। गाथा यानी कहानी। ठीक है। वेद के कितने अंग होते हैं, तो वेद के 6 अंग होते हैं, उन 6 का नाम लिख देना है। वेद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, उन 4 का नाम लिख देना। एकदम हिंदी में लिखना है। तो एकदम ये आसान है, ये आपको नहीं छूटना चाहिए। अब देखिए, अब ऐसा मत सोचिएगा कि 8 गुणे 2 यानी 16 नंबर का है, 8 प्रश्न का उत्तर देना है तो वहां 8 प्रश्न रहेगा। जैसे यहां था ना 100 में से आपको 50 का आंसर देना था, उसी तरह इसमें भी उसी तरह से रहेगा। इसमें यदि 16 नंबर का है, 8 क्वेश्चन की हम बात करें तो वहां 16 गो क्वेश्चन रहेगा। 16 गो क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन को देना है। तो बताइए, तो इस 16 गो क्वेश्चन कहाँ से देगा। 14 गो चैप्टर है, हर चैप्टर से एक उठाएगा तो वो एक चैप्टर से 2 प्रश्न 3 प्रश्न तो मिल ही जाएंगे। तो यदि 5-6 पाठ भी, यदि 5 पाठ या 6 पाठ भी संस्कृत को अच्छे से पढ़ लिए हैं तो इसमें बहुत अच्छा स्कोरिंग करेंगे। ये एकदम नहीं छूटना चाहिए। ये अगर जिस बच्चे से एक भी क्वेश्चन छूट जाता है तो समझिए वो पढ़ नहीं रहा है, वो नौटंकी कर रहा था। वो केवल घर से स्कूल, स्कूल से घर कर रहा था। अगर किसी भी बच्चे से छूट जाता है तब तो बड़ा समस्या है आगे। उस मैथ में तो उसी तरह से वो कमजोर हो जाएगा जब इतना आसान चीज ना बन पाएगा तो। ठीक है ना। हाँ, तो ये नहीं छूटना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि यह सब नंबर आपका बढ़ाएगा, यहीं से आपका स्कोरिंग बढ़िया जाएगा। तो ये हो गया है आपका किताब से, एकदम हिंदी में देना है। रहेगा 16 गो क्वेश्चन, 16 गो में से 8 गो का जवाब देना है और 2-2 नंबर का रहेगा, 8 दूना का 16। बाकी 16 निकाल देंगे तो बच गया हमारा 34। ये 34 हमारा व्याकरण से रहेगा। ये 34 हमारा कहाँ से रहेगा, व्याकरण से रहेगा। ये व्याकरण 34 अंक की कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ लिखा गया है गद्यांश। गद्यांश से 13 अंक रहेगा। और बताइए तो हय छूट जाए या हय 13 अंक वाला छूट जाए तो फिर हम पढ़ रहे हैं, नाम का पढ़ रहे हैं। 13 गद्यांश का मतलब समझ ही रहे हैं, कहानी लिख देगा। हाँ, इस संस्कृत में लिखा रहेगा, ये संस्कृत में लिखा रहेगा। जैसे गंगा हिमालयात निर्गछति, यानी गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है ना। इसी तरह से आपका कहानी जैसा बना देगा और इसी में से प्रश्न रहेगा। जैसे गंगा कुत निसरती, गंगा कहाँ से निकलती है, तो वहाँ लिखा गया है ना गंगा हिमालयात निर्गछति, तो कुत्र हटाना है और कहाँ, तो वहाँ लग देना है हिमालयात। ठीक है ना। तो इसी तरह से कहानी जैसा रहेगा, कहानी को प्रश्न को पढ़ना है, उस प्रश्न देखना है कहानी में उसका उत्तर कहाँ है, यानी प्रश्न पढ़िए और उस कहानी को पढ़िए, उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो ये हो गया है आपका गद्यांश। 2 गद्यांश रहेंगे, 2 गद्यांश, ये 2 गद्यांश रहेंगे। उसमें से एक गद्यांश रहेगा 7 नंबर का और एक गद्यांश रहेगा 6 नंबर का। तो 7 6 13। तो ये पहला गद्यांश जो होगा यहाँ लिख देगा वो कहानी। ठीक है। अगर ये कहानी आपको समझ में, अगर प्रश्न उत्तर समझ में ना आ रहा है तो फिर ये करे नीचे वहां अथवा में लिखा रहेगा, अथवा फिर एगो है कहानी, या तो इस कहानी को पढ़कर उत्तर दीजिए या इस कहानी को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो 2 गो क्वेश्चन हुआ कि ना, 2 गो में एगो। तो बताइए, तो ये 7-7 नंबर का 2 गो हो गया, दोनों में से किसी एक को ना देना है। तो ये मान लेते हैं, ये अगर आपको ज्यादा हार्ड लग रहा है इसको छोड़ दीजिए, अथवा वाला बना दीजिए, ये हो गया। फिर 6 नंबर में जाएगा तो फिर दूसरका में जाएगा तो फिर गद्यांश मिलेगा, ये गद्यांश फिर यहाँ अथवा में करके देगा।
कहने का मतलब कि 4 गो गधांश हो गया, 4 गो में से 2 गो गधांश का उत्तर देना है। एगो 7 नंबर का रहेगा, एगो 6 नंबर का, तो ये आपका हो गया 13 नंबर का, तो ये भी नहीं छूटेगा। ठीक है। अब चलिए इसमें यदि दूसरा का में अनुच्छेद 7 नंबर का रहेगा। अनुच्छेद का मतलब आप 8वें 7वां क्लास में पढ़ रहे हैं, गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में 5 लाइन बोलिए संस्कृत में। मम ग्राम, अपने गांव के बारे में, अस्माकम विद्यालय, एक बारे में सब आप लोग अनुच्छेद पढ़े होंगे। जैसे आप लोग हिंदी में लेख लिखने के लिए जब हम 6ठा 7ठा क्लास में पढ़ते थे तो नहीं आता था कि गाय के बारे में 10 वाक्य लिखे, छोटे छोटे थे तो ठीक उसी चीज को यहाँ संस्कृत में लिखना है। अब यहाँ दे देगा मम ग्राम या मम विद्यालय, तो अपने विद्यालय के बारे में 5 लाइन 6 लाइन लिखना है। 7 नंबर का है तो कम से कम 7 लाइन तो आपको लिखना ही होगा। 7 लाइन आराम से लिखिएगा, नहीं होगा या तो कम से कम 5 लाइन, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि कम से कम 7 लाइन इसको लिखे। 7 गो खड़ी पाई उसमें होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो ये अनुच्छेद हो गया, तो अनुच्छेद समझ गए। अब मुख्य रूप से गंगा नदी पर याद कर लीजिए, मम ग्राम पर याद कर लीजिए, ये अनुशासन पर याद कर लीजिए, परोपकार पर याद कर लीजिए, बसंत ऋतु पर याद कर लीजिए। ठीक है। फिर इसके बाद होली पर। ठीक है। इतना में से तो लड़िए जाएगा, एगो किसी एक पर लिखना ही है। ठीक है। तो अब हम लोग ये गधांश समझ गए 13 नंबर का, अनुच्छेद हो गया है आपका 7 नंबर का। फिर इसके बाद आपको पत्र लेखन रहेगा। पत्र लेखन 8 नंबर का रहता है, यानी 2 गो पत्र लेखन होगा, 2 गो लिखना है। 4 नंबर का होता है, 4 गुणे 2 यानी 2 गो रहेगा 4 नंबर का, जिसमें से एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। औपचारिक का मतलब जो नियम से लिखा जाता है, जैसे अपने प्रधानाध्यापक के पास छुट्टी के लिए कोई पत्र लिखे तो ये औपचारिक में आ जाता है, यानी जो नियम से बंधित होते हैं। इसमें बहुत कम में होता है लेकिन सटीक सटीक शब्द इसमें होते हैं। एक अनौपचारिक होता है जो नियम से बंधित नहीं होते हैं, जैसे अपने मित्र के पास, अपने पिताजी के पास जैसे लिखना है अपना लिखिए। तो हर सेट में आपको मिलेगा, आप पढ़ाया गया भी होगा आपको अच्छे ढंग से, नहीं पढ़ाया गया होता है ये सभी चीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर उपस्थित है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। भले वो थोड़ा 6 महीना साल भर का पुराना होगा वीडियो, लेकिन सब यही चीज़ है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद पत्र लेखन हो गया। इसके बाद आपका अनुवाद। अनुवाद आपका होगा 6 नंबर का। ठीक है। वहाँ रहेगा 12 गो दिया रहेगा, उसमें से 6 गो का अनुवाद आपको संस्कृत में बनाना है। जैसे वह जाता है तो सह गच्छति, वे वह जाती है तो सा गच्छति, संस्कृत में लिखना होता है। लेकिन इतना आसान आसान थोड़े रहेगा, वो कारक सूत्र पर रहता है, कारक नियम पर आता है। कारक नियम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं कुछ 1 माह पहले इसको अच्छे से कारक सूत्र वाला वीडियो डाल चुका हूँ। 1 घंटा शायद 34-35 मिनट का, 1.5 घंटा के आसपास का वो वीडियो है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको हर हाल में देख लीजिए, 6 नंबर का आपका काम हो जाएगा। ये पत्र भी मैं पहले का डाल चुका हूँ, अनुच्छेद भी बहुत सारा है, सब प्लेलिस्ट में आपको ये सब मिल जाएगा। गद्यांश को छोड़कर लगभग सब मिल जाएगा, व्याकरण की चीज़ है। अनुवाद, अनुवाद को अच्छे से पढ़ लेना। तो देखिए, तो ये 6 नंबर का, ये सब कारक सूत्र से ही आता है। कारक यानी एक नियम होता है, उसी नियम के आधार पर इस अनुवाद को बनाया जाता है। जैसे बोल दिया गया कि वह बाघ से डरता है, तो वह बाघ से डरता है तो ये सूत्र है। भीतार्था नाम भय हेतु, यानी भी यानी डरना, तरा माने रक्षा करना, यानी डरना और रक्षा करने ओकरा में 5वां विभक्ति होता है। इस तरह से कारक सूत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़े भी होंगे, ऐसा थोड़े नहीं है कि इसमें से आप नया है, बहुत पुराना, आप तो एग्जाम देने वाले हैं, लगभग सबके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो आज बताने का मेन मकसद हमारा यही था कि इसको ध्यान में रख कर आप अपना प्रैक्टिस करें, इसको ध्यान में रख कर अपना मेहनत करें। अब मान लेते हैं कि अब कोई संस्कृत में तू लोग प्रत्यय निकाल के पढ़ना शुरू कर दो। प्रत्यय में से 2 गो एगो क्वेश्चन रहता है, अब प्रत्यय इतना है कि 10 दिन 12 दिन पढ़ोगे तो वो कंप्लीट ना होगा। तो हमको प्रत्यय पर समय देने का क्या जरूरत है। संधि हम लोग एक चीज हुई है, संधि में हम जानते हैं कि नहीं भी पढ़ेंगे तो इतना हम लोग पढ़ लिए हैं, यानी आप लोग पढ़ चुके हैं कि देखकर ऑप्शन देखकर आप इसका आंसर ला सकते हैं। हाँ, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं, जल्दीबाजी में ही गलती होता है।
सही सही चीज़ को भी बच्चे गलती रंग देते हैं, बाद अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अब का मिस्टेक हो गया, अब तो रंगा गया उसमें। तो इन सभी चीज़ों से बचना है, धैर्य बनाकर कोई काम करना है, रंगना है तो धैर्य बनाकर रंगना है। इसीलिए घर पर अपना एक ओमर शीट खरीद लो, मार्केट में बहुत सारा ओमर शीट मिलता है। आप जब भी शाम को आप लोग अपने आप को जांचिए, परखिए, एक सेट मारिए, तो जितना भी ऑब्जेक्टिव है उस गोला वाला में रंगिए। अब ऐसा ना कि पहला का बी, दूसरा का सी, तीसरा का डी, चौथा का ई, ऐसे ऐसे नहीं, समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं करना है। एक ओमर शीट ले लीजिए, एकदम जैसे एग्जाम में होता है वैसे, रोज 1 घंटा मैथ बनाइए, ऑब्जेक्टिव 50 गो, तो उसका रंगिए। कोई भी सब्जेक्ट का उठाइए तो ऑब्जेक्टिव को रंगिए गोला में। ऐसा करने से क्या होगा कि आदत बना रहेगा, हैबिट रहेगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे को एग्जाम में जानते हो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बनाते समय आंख में से पानी गिरने लगता है, वो कभी बनाइए ना किया है, और वहाँ एकदम गड़ा के देखिएगा तो ना आ जाएगा पानी। इसीलिए आप लोग थोड़ा हैबिट बनाइए। सब खेला हैबिटे का है, अभ्यास का ही है। आपका कितना अभ्यास, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना रिजल्ट आपका मजबूत होगा, ठीक है ना? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे और इसी के आधार पर आप लोग मेहनत करेंगे। इस पर थोड़ा ध्यान दे देना है, अनुच्छेद 7 नंबर का है, इसको थोड़ा सा देख लेना है। पत्र लेखन को एकदम फिक्स है कि 2 गो रहेगा, तो पत्र लेखन 2-4 गो याद कर लेना है। अनुवाद हर हाल में आता है 6 नंबर का, तो देख लेना है आज से 2-4 साल पहले जितना एग्जाम हुआ है मैट्रिक बोर्ड, जो भी आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, उन क्वेश्चन बैंक को 2-4 साल पहले वाला देख लेना है, कौन कौन सा, उसको अच्छे से बना लेना है। और नहीं तो यूट्यूब पर हम ऑलरेडी बना ही चुके हैं। यदि हमारा पसंद आए तो बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया शिक्षक हैं, उनका निकाल कर पढ़िए। लेकिन पढ़िए, जहाँ से पढ़िए, जैसे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अब समय आ गया है, अब इसी ठंडा में पढ़ाई बहुत ज़्यादा होता है, घूमने का मन भी नहीं करता है, घर में रहते हैं, कमल में एकदम बैठे रहिए और निकाल कर पढ़ते रहिए, ठीक है? हाँ, न तो मोबाइल है, खूब पिक्चर देखिए, देखिए तो बाद में पता चलेगा पिक्चर देखने का फायदा क्या होता है। कभी कभार ऐसा कीजिए, जब पढ़ने से मन उब जाए तब, हम देखने के लिए थोड़े मना किए हैं, लेकिन समय से, जब जरूरत हो तब भी। तो उम्मीद करते हैं कि संस्कृत वाला जो भी हमारा सिलेबस था एग्जाम के दृष्टिकोण से, सिलेबस क्या, पेपर, सिलेबस नहीं बोलेंगे, पेपर बोलेंगे, पेपर में क्या पूछता है, कौन कितना नंबर का पूछता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है? अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि उन सभी कमेंटों, यानी आपके कमेंट को देखते हुए मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा, ठीक है? थैंक यू।